नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिख रहा है, आज की कक्षा में अपन साइंस के MCQs की श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी को पता है हमारे चैनल पे जीके की, ठीक है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, इन सबकी MCQs की श्रृंखला और कंटेंट की श्रृंखला चल रही है। तो उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए कई बच्चों की रिक्वेस्ट ही था साइंस, मैथ और इन सब का भी डालिए, साइंस टेक्नोलॉजी का भी डालिए। तो उन सभी की कक्षाएं दोस्तों थोड़े ही दिनों के अंदर कुछ स्टार्ट होने वाले। जैसे आज आपके साइंस की कक्षा स्टार्ट हुई है, MCQs की श्रृंखला स्टार्ट हुई है, वैसे ही हर सब्जेक्ट की श्रृंखला स्टार्ट होती जाएगी। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए इस चैनल से। अब मैं वादा करता हूँ आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे हम आपके लिए। तो दोस्तों, आज की श्रृंखला हमारे जो फिजिक्स की जो चैप्टर है यांत्रिकी, उससे संबंधित है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अपन करने क्या वाले हैं। आप जो भी आपके एग्जाम से आने वाले, जिसमें आप तैयारी कर रहे हो, RS की, SI की, NDC की, पटवारी की, जो भी आपके एग्जाम से, राजस्थान के डिफेंस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए दोनों के लिए इक्वल रूप से श्रृंखला इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने जो जो टॉपिक्स पढ़ रखे होंगे उनकी श्रृंखलाएं, उनकी क्वेश्चन सीरीज अपन पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं बताता जाऊंगा आपको क्वेश्चन सीरीज की कैसे कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। मैं आपके लिए हर चैप्टर में से बेस्ट क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड हो गए और जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चंस मैं क्लास में लाने का प्रयास आपके लिए करूंगा। तो आप जुड़े रहिए हमसे और बिना किसी भेदभाव, मतलब बिना किसी विरोधाभास के आप इस श्रृंखला को देख सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कंटेंट के लिए आप सभी को पता होना चाहिए, जो लोग कंटेंट के लिए पूछ रहे थे, हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ चुका है कुरुक्षेत्र के नाम से। अभी हम आपको जल्दी ही उसका लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे, यूट्यूब पे प्रमोशन भी करेंगे उसका, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा उसे। तब तक आप MCQ सीरीज को देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपन यांत्रिकी चैप्टर के अंतर्गत। यांत्रिकी चैप्टर में वो चैप्टर आते हैं जो गति, बल, आपके सब आपने कार्य, ऊर्जा, शक्ति वगैरह पढ़े होंगे, वो सब फिजिक्स के यांत्रिकी वाली शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो उसकी क्वेश्चन सीरीज अपन ने स्टार्ट की है। सबसे पहले आज अपन बेस्ट 15 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे यांत्रिकी की, और इसके क्वेश्चन जो अपन आगे देखेंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं मित्रों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है ना। अगर मान लो कोई भी साइकिल सवार है, साइकिल चालक है या बाइक चालक है, वो जो मोड़ से टर्निंग लेता है ना, आपने देखा होगा मोड़ से जब वो टर्निंग लेता है तो वो झुक क्यों जाता है ना, वो झुक क्यों जाता है। तो आपसे पूछा भाई क्यों झुक जाता है, तो आपने देखा होगा साइकिल मोड़ लेते समय आदमी भी झुक जाता है, उसकी गाड़ी को भी झुका लेता है। ऐसा क्यों करता है? इसके दो कारण है दोस्तों। क्या कारण है? दो। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो कोई भी कण अगर मान लो वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, इस प्रकार से वर्ताकार पथ में कोई कण गति कर रहा है, तो मान लिया मैंने कि ये कोई m द्रव्यमान का कण है, माना मैंने यहाँ पे कोई m द्रव्यमान का कण है और ये v चाल से चल रहा है और ये वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो इसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है और इस बल को क्या कहते हैं? इस बल को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल। तो कोई भी कण जो वर्ताकार पथ में गति कर रहा है वो केंद्र की तरफ एक बल अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं अपन? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और इस अभिकेंद्रीय बल का मान क्या होता है? अगर मैं इस वृत्त की त्रिज्या r मानूं तो इस अभिकेंद्रीय बल का मान हो जाएगा mv²/r। क्या हो जाएगा दोस्तों? mv²/r। तो ये अभिकेंद्रीय बल का क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। तो अगर कोई भी कण वर्ताकार पथ में गति कर रहा है तो वो केंद्र की तरफ एक बल अनुभव करता है, उस बल को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। और वो अभिकेंद्रीय बल कितना होता है? mv²/r। m क्या है? यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान है, v क्या है? चाल है, और r क्या है? वृत्त की त्रिज्या। v क्या है यहाँ पे दोस्तों? चाल है, और r क्या है? वृत्त की त्रिज्या। r है वृत्त की त्रिज्या। तो इस प्रकार से वो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करता है। तो जब कोई मान लो बाइक सवार है, साइकिल सवार है, वो मोड़ में यूं मुड़ता है, तो मोड़ में मुड़ता है, देखो वृत्तीय पथ बन गया लगभग, ठीक है, वृत्तीय पथ बन गया इस प्रकार से वृत्तीय पथ। तो वो अपने शरीर को इधर की तरफ झुका लेता है ताकि उसको केंद्र से क्या मिलता रहे? अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता रहे और वो आसानी से मुड़ जाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो सीधा जाके बचेड़ खाएगा, यूं सीधा ही चलेगा तो, है ना, बिड़ जाएगा। तो इसलिए वो अपने शरीर को केंद्र की तरफ झोंकता ताकि उसे उचित अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो। प्लस कहानी क्या है एक और इसका एक कारण क्या है? अगर मान लो अभिकेंद्रीय बल आपके ऑप्शन में नहीं हो तो क्या होता है?
हर वस्तु की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, हर इंसान और हर वस्तु की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं वो होती है। जैसे हमारा जो शरीर का द्रव्यमान केंद्र होता है वो हमारी नाभि होती है, हमारी नाभि से पकड़ के हमारे को किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, वो हमारे शरीर का द्रव्यमान केंद्र है। ऐसे हर वस्तु का गुरुत्व केंद्र होता है जहां से उसकी ग्रेविटी डिसाइड होती है, गुरुत्वाकर्षण डिसाइड होता है। तो वो अपने शरीर को व्यक्ति इसलिए झुका के रखता है ताकि उसका गुरुत्व केंद्र आधार पे बना रहे। आधार पे मतलब इस जगह बना रहे, आधार पे। अगर ऐसा नहीं करेगा, अगर वो बाहर चल जाएगा तो वो बाहर की तरफ मुड़ जाएगा आधार केंद्र और वो गिर जाएगा। तो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसका आधार केंद्र नीचे की तरफ बना रहे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है जो आपके एग्जाम में है, मतलब इस क्वेश्चन में है। आप दोनों में से कोई भी जो हो वो टिक कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन क्या है, साइकिल की और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। ऐसा तो कोई कारण ही नहीं है। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाएगा। बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अपन ने अभी पढ़ा है अपने कि आधार केंद्र पे गुरुत्व केंद्र आधार पे बना रहना चाहिए। उसके बाद में वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके, ये भी कोई कारण नहीं है। वह झुकता है ताकि वक्र और तेजी से पार कर सके, पर ऐसा तो होता नहीं है। सिर्फ दो ही कारण है, एक अभिकेंद्रीय बल वाला और एक आधार गुरुत्व केंद्र वाला। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं, वरना अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि। देखिए, जब अपन तेल की एक छोटी सी बूंद पानी के ऊपर डालते हैं, है ना, पानी के ऊपर डालते हैं तो तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। ऐसा किस कारण होता है? तो दोस्तों एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव। ये पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है कोई भी द्रव की सतह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करती है, उसके इस गुण को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। जैसे आपने ब्रश देखा होगा, आपने जो ब्रश करते हैं टूथब्रश, अगर उसको अपन पानी से भिगो दें तो उसके ब्रशेस जो होते हैं ना वो सिकुड़ जाते हैं। उसका ये गुणधर्म क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। वो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करते हैं जैसे पानी के कांटेक्ट में आते हैं, तरल के कांटेक्ट में आते हैं। तो द्रव की सतह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करती है, उसके इस गुण को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। वर्षा की बूंद भी गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम होता है। तो वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति धारण कर लेती है जब उसके पास चॉइस रहती है कि वो न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करे। ठीक है, ये पृष्ठ तनाव की कहानी होती है। पृष्ठ तनाव मतलब क्या होता है कि क्षेत्रफल न्यूनतम, है ना, क्षेत्रफल क्या करने का प्रयास करेगा? द्रव की सतह न्यूनतम करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही पानी, जो तेल की बूंद है वो पानी की सतह के कांटेक्ट में आती है, तो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो तेल से अधिक होता है। तो तेल की सतह तो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करेगी, परंतु पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण वो उसके ऊपर क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसलिए तेल की एक छोटी सी बूंद पानी पर क्या हो जाती है? फैल जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पृष्ठ तनाव की कहानी थी। और देखिए अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। आपसे पूछा है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं किलोवाट घंटा की, ये किलोवाट घंटा आपसे पूछा है, यानी ये किलोवाट और ये घंटा, ये आपसे पूछा है ये किसकी इकाई है, किसका मात्रक है। तो अगर मैं किलोवाट घंटे की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। आप सभी को पता है शक्ति जो होती है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति होती है कार्य करने की दर। अगर मैं बोलूं शक्ति की परिभाषा क्या होती है? कार्य करने की दर। और कार्य करने की दर किसके साथ मापी जाएगी? समय के साथ। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ठीक है, अब यहां से शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का हो जाएगा जूल, और समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया? शक्ति का मात्रक हो गया जूल बटा सेकंड। इसी जूल बटा सेकंड को एक वैज्ञानिक था वाट नामक। कौन सा वैज्ञानिक था? वाट। एक वाट नामक वैज्ञानिक था। उस वाट नामक वैज्ञानिक के सम्मान में जूल अपॉन सेकंड को वाट कह दिया गया, शक्ति का मात्रक वाट कह दिया गया। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वॉट होता है। ठीक है, जूल बटा सेकंड को वॉट कहा जाता है। कहने का मतलब शक्ति का मात्रक यहाँ से वॉट है, और कार्य का मात्रक जूल है, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो क्या मैं यहां से वज्र गुणा करके इसको वज्र गुणा कर दिया यहाँ पे, तो वाट इंटू सेकंड क्या जूल के बराबर आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी। वाट इंटू सेकंड किसके बराबर आ गया मित्रों? वाट इंटू सेकंड आ गया जूल के बराबर। तो सर आप क्या कहना चाहते हो? हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये वाट इंटू सेकंड जूल के बराबर कैसे आ गया?
ये वाट इंटू सेकंड जूल के बराबर आ गया, हमने देख लिया। कहने का मतलब वाट इंटू सेकंड जूल यानी कार्य का मात्रक है, और आपको पता होना चाहिए जूल कार्य के साथ साथ ऊर्जा का भी मात्रक होता है। अब यहां से देखिए, यहां पे वॉट की जगह किलोवाट लिखा हुआ है, सेकंड की जगह घंटा लिखा हुआ है। कहने का मतलब मात्रक यही है, बस ये ऐसा ही मात्रक में नहीं लिखा हुआ, इसको किलोवाट घंटे के अंदर लिखा हुआ है, तो ये मात्रक किसका हो गया, ये कार्य का ही मात्रक हो गया। कार्य ऑप्शन में नहीं हो तो ये किसका मात्रक हो गया, ऊर्जा का। कहने का मतलब किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, कार्य या ऊर्जा का। इसको प्रूफ करके भी बता देता हूं मैं आपको, और इसका एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट। किलोवाट घंटे को कैसे लिखा जाता है, किलोवाट घंटे को ऐसे लिखा जाता है 1 किलोवाट आवर। अब आप सभी को पता होना चाहिए किलोवाट का मतलब क्या हो गया। अरे भाई वाट के आगे किलो लगा दिया, इसका मतलब 1000 से गुणा कर दिया, यही मतलब हो गया किलोवाट का। तो मैंने किलो का मतलब हो गया 10 की घात 3, ठीक है। 1 घंटे का मतलब क्या हो गया, 1 घंटे का मतलब हो गया 3600 सेकंड। तो यहां से तो वॉट की जगह तो क्या है, वॉट आ गया, और 3600 क्या था ये, सेकंड। तो वॉट इंटू सेकंड यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। तो 10 की घात 3 इंटू 3600 वॉट इंटू सेकंड। अब देखिए दोस्तों क्या कहानी है, मैं बात करता हूं। यहां से 36 को इधर लिया, 10 की घात 3 और 10 की घात 2 कितना हो गया, 10 की घात 5, और ये हो गया आपके पास वाट इंटू सेकेंड, वॉट इंटू सेकेंड, ठीक है। वॉट इंटू क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब दोस्तों कहानी क्या है, 36 इंटू 10 की घात 5 वॉट इंटू सेकेंड। अब आया कि नहीं आया वॉट इंटू सेकेंड, यहां पे भी वॉट इंटू सेकंड है। कहने का मतलब किलोवाट घंटे को किस में लिख दिया मैंने, वॉट इंटू सेकंड में, और ये किसके बराबर है, जूल के। तो ये वॉट इंटू सेकंड किसके बराबर हो जाएगा, वॉट इंटू सेकंड सर किसके बराबर हो जाएगा, जूल के बराबर हो जाएगा। तो ये 36 इंटू 10 की घात 5 हो गया। एग्जाम में ऐसे नहीं आता है, एग्जाम में आता है 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर है। यहां से एक पॉइंट उधार ले लूंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे एक जीरो और लगाना पड़ेगा। तो ये 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर आ गया, 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर आ गया। और ये कहानी होती है आपके ऊर्जा के मात्रक की। ऊर्जा का जो मात्रक होता है 1 किलोवाट घंटा, वो जूल में कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होता है। और ये मात्रक किसका है, ये आपके शक्ति का ही, उसका ऊर्जा का ही मात्रक है, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ये दोनों कहानी याद रख लो, आपके काम की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कहाँ करा क्या है मैंने, शक्ति को कार्य बटा समय लिखा है और सिर्फ एक कैलकुलेशन की है जो आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं, क्या है ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन का, तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन है ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है मित्रों, ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। मैंने अभी अभी बताया था, अगर कोई भी वस्तु वर्ताकार पथ में गति कर रही है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, उस बल का नाम क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल। ऐसे ही क्या होता है दोस्तों, जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति कर रही है ना, तो केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर भी बल कार्य करता है। देखिए केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है और इस बल का नाम क्या है, अपकेंद्रीय बल, है ना। केंद्र की ओर तो कौन सा करता है, अभिकेंद्रीय, और केंद्र से बाहर कौन सा करता है मित्रों, अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, ठीक है। तो केंद्र की ओर तो अभिकेंद्रीय बल लगता है और केंद्र से बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल लगता है। कोई भी वस्तु वर्ताकार पथ में गति करती है उसके ऊपर 2 बल कार्य करता है, केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय, केंद्र से बाहर अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक, जब दोनों बल एक साथ काम करेंगे तो अपन इस एग्जांपल की बात करते हैं अपकेंद्रीय बल में कैसे आधारित है। जैसे मान लो आप दूध को, जब दूध को उस मशीन से हिलाते हो तो दूध गोल गोल वर्ताकार पथ में घूमता है, दूध घूमता है ना, जिससे बिलोते हो उससे। तो फिर क्या होता है, जब वो दूध वर्ताकार पथ में घूमता है तो ऊपर की ओर मक्खन आ जाता है, बाहर की ओर मक्खन आ जाता है। तो जब कोई कण वर्ताकार पथ में गति कर रहा है तो बाहर की तरफ कण का आ जाना, मक्खन बाहर की तरफ आ जाता है। कौन से बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण आ जाता है। तो दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है, अपकेंद्रीय बल है, बाहर की ओर आ जाता है ना, ये होता है कारण। अच्छा, इस प्रक्रिया को, ये दूध से मथने पर मक्खन का बाहर की ओर आना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है अपकेंद्रण। क्या कहलाती है मित्रों, अपकेंद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, अपकेंद्रण। और ये जो यंत्र होता है जिसके द्वारा ये काम किया जाता है उसको कहते हैं अपकेंद्रित। क्या कहते हैं उसको मित्रों, अपकेंद्रित कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अपकेंद्रित। तो जब भी किसी वस्तु से किसी दूध को जब हिलाया जाता है, गोल गोल घुमाया जाता है, तो उससे मक्खन का बाहर आना किसके आधार पर होता है, अपकेंद्रीय बल के आधार पर होता है, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब
चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, कहां लाया जाता है दोस्तों, पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं चंद्रमा की एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, अगर मैं चंद्रमा की चट्टान को पृथ्वी पे लिया हूं तो क्या होगा। देखिए पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल अलग है और आपके चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल अलग है। अब कहानी क्या है, अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका 1/6 होता है। उसका कितना होता है, 1/6। कहने का मतलब चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 होता है। कहने का मतलब ये कहानी है 1/6 हो जाएगा। चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी चंद्रमा पे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लेकर आते हो तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, है ना। उसका द्रव्यमान, जैसे इस वस्तु का द्रव्यमान है वो कभी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप इस वस्तु को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पृथ्वी, अंतरिक्ष कहीं पे भी ले जाओ, इसका द्रव्यमान अगर 10 किलो है तो 10 किलो ही रहेगा, परंतु इसका भार परिवर्तित हो जाएगा। सर भार कैसे परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो भार होता है ना वो क्या होता है, किसी वस्तु का भार उसको उसके द्रव्यमान यानी उसका मास और उसके गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करने पे आता है। द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण को मल्टीप्लाई करने पे किसी वस्तु का क्या आता है दोस्तों, भार आता है। यानी अगर मैं किसी वस्तु के भार की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, W = m × g, और g क्या है बताओ, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान लगभग 10 के आसपास होता है और एग्जैक्ट होता है 9.8 मीटर/सेकंड का स्क्वायर। तो जो गुरुत्व भार है वो गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है, द्रव्यमान किसी पे भी निर्भर नहीं करता। भार एक प्रकार का बल है परंतु द्रव्यमान कोई बल नहीं है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसकी दिशा भी नहीं होती है। तो जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा वैसे वैसे भार बदलेगा और गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है। तो जो आप बताते हो अपना भार 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो, वो आपका भार होता है, द्रव्यमान नहीं। आपका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, अगर आपका 100 किलो भार है तो आपका द्रव्यमान 10 किलो ही है, क्योंकि आपने 10 से गुणा किया उसको g से, तब जाके आपका वो क्या बना है दोस्तों, भार बना है। ठीक है, तो भार चेंज होता है परंतु द्रव्यमान चेंज नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं चंद्रमा से पृथ्वी पे लेके आऊंगा वस्तु को तो उसका गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण कम था, पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा हो जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित, परंतु वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। तो ऑप्शन इज दैट, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका चंद्रमा की सतह। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब इसका भार परिवर्तित हो जाएगा परंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। इसका भार परिवर्तित हो जाएगा परंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोई पिंड v वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई s तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तक विस्थापन का अनुपात क्या है। ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है, माना मैंने ऊपर की ओर फेंका है किसी वस्तु को, h ऊंचाई तक गई है वस्तु, है ना। वस्तु कितनी ऊंचाई तक गई है, h ऊंचाई तक। ठीक है, अब वापस लौट गई वस्तु, ठीक है, पृथ्वी पर वापस लौट गई, इसको वापस नीचे आ गई, ये वस्तु वापस h ऊंचाई तक आ गई। पहले ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। आप सबसे पहले बताओ दूरी क्या होगी। तो दूरी होती क्या है, कुल चली गई लंबाई, कुल चली गई पथ लंबाई क्या कहलाती है, दूरी। तो बताओ कुल कितना चला है। सर ऊपर तो गया h और वापस आ गया h, तो सर कितना हो गया, 2h हो गया। दूरी तो हो गई 2h, तो बबुआ दूरी हो गई 2h। अब हो विस्थापन का होगा, तो विस्थापन की बात करें अपन की विस्थापन का होगा, तो विस्थापन का होगा, विस्थापन देखिए, विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में दूरी, यानी वस्तु शुरू में कहां पर थी और वस्तु अंत में कहां पर है। तो वस्तु शुरू में 8 थी और अंत में भी 8 ही है, तो इसका मतलब इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वस्तु शुरुआत में भी यहीं पे थी और अंत में भी यहीं पे थी, यानी h माइनस h कितना हो जाएगा, 0 मीटर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, विस्थापन हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, सर दूरी और विस्थापन का अनुपात बताओ, तो हम बता देंगे, हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। दूरी और विस्थापन का अनुपात तो बहुत आसानी से बता देंगे हम। क्या होगा, दूरी तो होगी 2h, विस्थापन होगा 0। अगर कहीं पे भी नीचे 0 लिखा है, हर में 0 लिखा है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कहने का मतलब 1/0 अनंत होता है, तो कितने बटा 0 भी अनंत ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी अनंत इसका क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है। निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है। देखिए,
न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है, वो क्या कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। कहने का मतलब वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। ठीक है, कहने का मतलब बल शब्द तुम्हें सबसे पहले कहां से सुनने को मिल रहा है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से ही बल शब्द सुनने को मिला था। तो अगर आपसे कोई पूछ ले बल की व्याख्या या बल की प्रकृति के बारे में किसने बताया था, बल की व्याख्या या बल की प्रकृति के बारे में किस नियम से पता चलता है, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से पता पड़ता है, तो फर्स्ट लॉ से पता पड़ता है। और अगर कोई पूछ ले बल के सूत्र का ज्ञान किससे होता है, बल का सूत्र किससे मिलता है, तो दोस्तों बल का सूत्र बिना सोचे समझे टिक लगा देना, द्वितीय नियम से मिलता है, जिसको संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, उससे हमें बल का सूत्र मिलता है। और वो बल का सूत्र क्या था, बल का सूत्र था प्यारे मित्रों F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। यहाँ पे F क्या है दोस्तों, यहाँ पे F है दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों, F तो होता है बल, और m क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान, और a क्या होता है प्यारे मित्रों, त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये इसका किसका सूत्र होता है, बल का सूत्र होता है। तो बल की प्रकृति यानी बल की व्याख्या किससे होती है, प्रथम नियम से, और बल का सूत्र किससे मिलता है, द्वितीय नियम से, F बराबर m इंटू ए। तो ये दो चीजें भी आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके पास सरल लोलक के आवर्तकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए दोस्तों, मैंने ऐसा लगभग कई एग्जाम्स देखे हैं जिसमें सरल लोलक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे अपन, जब अपन कंटेंट भी पढ़ेंगे तब। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन देता है सरल लोलक। सरल लोलक होता क्या है, अपने घड़ी के अंदर जो पेंडुलम लगा होता है ना, जो यूं गति करता है, उसको सरल लोलक कहते हैं। जैसे देखो ये पेंडुलम होता है, ये आपके पेंडुलम होता है घड़ी का इस तरीके का, ये यूं गति करता है ना, आपने देखा होगा, इस घंटे इधर उधर गति करता है, यूं गति करता है, यूं गति करता है। इसको दोस्तों सरल पेंडुलम बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक कहा जाता है। ये जो सरल लोलक होता है, इसका आवर्तकाल क्या होता है, यानी एक जो ये जो एक चक्कर है इसका, वो कितने सेकंड में लगाता है, वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो आवर्तकाल जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है t, वो किसके बराबर होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये इसका क्या होता है दोस्तों, सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। यहाँ पे ये t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी है क्या, t तो है आपके आवर्तकाल, l क्या होती है, सरल लोलक की लंबाई, L क्या है, सरल लोलक की लंबाई, और G क्या है प्यारे मित्रों, G है आपका गुरुत्वीय त्वरण, जो अपन ने अभी तक पढ़ा था, गुरुत्वीय त्वरण। तो G क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण, L क्या है दोस्तों लंबाई, और T क्या है आवर्तकाल। तो कहने का मतलब ये सरल लोलक के आवर्तकाल का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल इससे निकाला जाता है। तो अब अगर अपन बात करें सरल लोलक के आवर्तकाल की, तो सरल लोलक का आवर्तकाल यहाँ से देखिए, सरल लोलक का आवर्तकाल के बारे में क्या क्या पूछा है। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लीजिए, t बराबर 2 पाई और अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो बताओ, यह लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती है, बिल्कुल रूट के समानुपाती है ना, रूट एल के, रूट एल को क्या कहा जाता है, वर्गमूल ही कहा जाता है। यह द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, नहीं, द्रव्यमान के तो व्युत्क्रमानुपाती होता ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये कथन सत्य नहीं है। गुरुत्वीय त्वरण के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, वर्गमूल के, साफ साफ दिख रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का वर्गमूल है, रूट है, उसके व्युत्क्रमानुपाती उल्टा लिखा हुआ है। यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये तो हमें पता ही है, द्रव्यमान पर निर्भर ये नहीं करता, ये अपन ने फॉर्मूले में देख रखा है। तो ये सरल लोलक का क्वेश्चन था, जो आपको ध्यान रखना, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप दोस्तों आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो अगर मान लो कोई झील है ना, ये झील है आपके, मान लो इस प्रकार से ये झील है, ये पानी की झील है, इसमें पानी है, ये पानी नीचे तक है। अब यहाँ पे कोई वायु का बुलबुला है ना, वो गाना है ना, बुलबुला रे बुलबुला, है ना, तो वो बुलबुला यहाँ पे ये रहा, ये आपका बुलबुला, ये बुलबुला है। अब ये बुलबुला ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको शांति नहीं है, ये बुलबुला ऊपर उड़ रहा है ना, बुलबुला कहाँ जा रहा है, सतह पे जा रहा है झील के। तो आपसे पूछा इस बुलबुले के आकार में क्या परिवर्तन होगा, तो दोस्तों सीधी सी कहानी है। कहानी क्या है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बस सिंपल सी कहानी। ये बुलबुला जो होता है, ये जब तक गहराई में है झील के, तो ध्यान रखना गहराई में जाने पर दाब ज्यादा होता है, गहराई में जाने पर दाब ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे दाब जो होगा वो ज्यादा होगा, दाब ज्यादा होगा
तो आयतन क्या हो जाएगा, कम। अगर आयतन कम है तो आकार भी क्या हो जाएगा, कम। अगर आयतन कम है तो वस्तु सिकुड़ जाएगी, आकार कम हो जाएगा। आयतन कम है तो आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परंतु अगर ये ही बुलबुला सतह पर चल जाए, ये बुलबुला कहां पर चल जाए, सतह पर, तो सतह पर जाएगा तो ऊंचाई में जा रहा है ना, गहराई में थोड़ा ना जा रहा, ऊंचा जा रहा है। तो ऊंचा जा रहा है तो दाब क्या हो जाएगा, कम। ऊंचाई में जाने से दाब कम हो जाता है, दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दाब कम हो जाएगा तो आयतन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आयतन ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब वस्तु फैल जाएगी, आकार भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आकार क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर वायु का बुलबुला नीचे है, तली के अंदर है, नीचे गहराई में है, तो दाब ज्यादा होगा तो आयतन कम होगा। आयतन कम होगा तो वस्तु सिकुड़ जाएगी। जब वो ऊपर जाता है, तल पर जाता है, तो तल पे जाने से दाब ज्यादा कम हो जाता है, जिससे आयतन ज्यादा हो जाता है और वस्तु फैल जाती है, यानी बुलबुला क्या हो जाएगा, आकार में बढ़ जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आएगा तो आप कर सकते हो, वरना आप इसको याद भी रख लो अगर कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं आ रही। तो बाकी सिंपल सी बात है, अगर आप समझ सकते हो तो बहुत आसानी सी चीज है। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये सतह पे जाएगा तो सतह पे जाने से क्या हो जाएगा, सतह पे जाने से इसका आकार क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर। आप एक चीज ध्यान रख लेना, यहां पे लिखा हुआ है हवा में। हवा में अगर आप लोहे और लकड़ी की गेंद को गिराओगे, चाहे एक समान भार है उसका, तो लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी। इसका रीजन क्या है दोस्तों, हवा जहां पे दिया हुआ है, हवा के अंदर वायु प्रतिरोध होता है, वायु का घर्षण होता है ना। हवा अगर दे रखा है आपको, तो कहने का मतलब वायु का प्रतिरोध उपस्थित है, वायु का घर्षण उपस्थित है। और जब वायु प्रतिरोध लगेगा तो वो लोहे की गेंद पे कम लगेगा और लकड़ी की गेंद पे ज्यादा लगेगा, इसलिए लकड़ी को रोक पाएगा थोड़ी देर तक और लोहे की गेंद आसानी से पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हवा नहीं दे रखा होता, यहाँ पे निर्वात दे रखा होता है, अंतरिक्ष दे रखा होता, तो आपका आंसर होगा दोनों एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर कोई भी वायु प्रतिरोध उपस्थित नहीं होता। तो जहां पे वायु प्रतिरोध की बात हो रही है, जहां लिखा हुआ है कि वायु प्रतिरोध उपस्थित है, आप बोलोगे सर यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं वायु प्रतिरोध उपस्थित है। अरे भाई, हवा दे रखी है ना, हवा में वायु प्रतिरोध होता है कि नहीं होता, होता है। हवा में तो वायु का प्रतिरोध होता है कि नहीं होता, होता है। आप लकड़ी की गेंद और लोहे की गेंद को गिराओ हवा में, कौन पहले पहुंचेगा, लोहा पहुंचेगा, लकड़ी नहीं पहुंचेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहे की गेंद पहले गिरेगी। ठीक है, मैं फिर से बोल दिया हूं, अगर यहाँ पे निर्वात लिखा हुआ होता, अगर यहाँ क्वेश्चन में निर्वात लिखा हुआ होता, तो दोनों एक साथ पहुंचती, दोनों समान गहराई पे पहुंचती। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? देखिए, बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, सड़क पर चलना आसान क्यों होता है? सड़क की सतह खुरदरी होती है ना, और खुरदरी सतहों पर घर्षण बल अधिक होता है। बर्फ की सतह चिकनी होती है, इसलिए बर्फ की सतह पर घर्षण बल कम होता है। ठीक है, तो सड़क पर जैसे ही आप पैर रखोगे, पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलोगे, पृथ्वी अपने को आगे की ओर धकेलेगी, और बदले में जब अपन को आगे की ओर धकेलती है पृथ्वी, तो यहाँ तो क्रिया प्रतिक्रिया लगता है, पर उस समय हमें फिसलने से बचाने के लिए घर्षण बल उपस्थित होता है सड़क पर, जो हमें बचाता है। अगर इसी जगह बर्फ की बात करूं, तो बर्फ की सतह चिकनी है, चिकनी सतहों पर घर्षण बल कम होता है। तो घर्षण बल कम होने से जब अपन पैर से पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलेंगे और पृथ्वी हमें आगे की ओर धकेलेगी, तो बर्फ पर हमें बचाने वाला घर्षण बल नहीं है जो हमें फिसलने से बचाए, इसलिए हम कहाँ जाएंगे दोस्तों, फिसलते जाएंगे। ऐसा ही अपन से साथ कब होता है, जब चिकनी सतहें होती है, जब कैसी सतह होती है, चिकनी सतहें होती है, तब भी दोस्तों ऐसा ही होता है। चिकनी सतह, जब आपके पानी गिरा हुआ होता है, तेल गिरा हुआ होता है, उस समय भी ऐसा ही होता है, इसलिए आप वहाँ पे माइकल जैक्सन बनते हो, है ना। माइकल जैक्सन क्यों बनते हो, इसीलिए बनते हो क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल उपस्थित नहीं होता, बहुत कम होता है, इसलिए आप तेल गिरा हुआ होता है, जहाँ पे पानी गिरा हुआ होता है, आप चल नहीं पाते हो, फिसलते हो वहाँ पे। तो क्या कारण है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए एक चीज और ध्यान रखना, इसलिए बर्फ पर चलते समय छोटे छोटे कदम लिए जाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है, बर्फ पर चलते समय छोटे छोटे कदम भी इसीलिए लिए जाते हैं क्योंकि बर्फ पे घर्षण बल क्या होता है, कम होता है। तो छोटे छोटे कदम लेने से थोड़े फिसलने का खतरा क्या रहता है, कम रहता है। आप लॉन्ग स्लाइड लोगे, बड़ी स्लाइड लोगे, है ना, कदम बड़ा निकालोगे, तो आपके फिसलने का खतरा भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी होता है, ध्यान रखना। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, देखिए क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडल की गैसों द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अब साबुन के बुलबुले के अंदर, साबुन के बुलबुले के अंदर जो साबुन का घोल उपस्थित है, पृष्ठ तनाव जिसके कारण आता है,
तो उसका दाब भी उपस्थित है उसके कारण। तो साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब होता है वो वायुमंडल दाब से अधिक होता है, क्योंकि वायुमंडल की गैसों के अलावा उसके अंदर जो घोल है साबुन का, उसके कारण भी क्या आ रहा है, एयर बबल आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। तो इसीलिए साबुन के बुलबुले के अंदर वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब होता है। ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अश्व यानी घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? देखो, ये एग्जाम्पल किससे संबंधित है? अगर मान लो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। मतलब जब तक आपको कोई छेड़ने वाला नहीं है तब तक आपकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर कोई बस रुकी हुई है और आप उसमें बैठे हो, अब बस को अचानक से स्टार्ट किया जाए तो व्यक्ति को किधर की ओर झटका लगेगा? पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये किसके कारण हुआ? गति के नियम के कारण, प्रथम नियम के कारण, जड़त्व के नियम के कारण। क्यों? जब तक आप उस बस में बैठे थे किस अवस्था में थे? स्थिर अवस्था में। जैसे ही अचानक से स्टार्ट किया यानी बाह्य बल लगाया तो आपकी स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, आपको पीछे की ओर झटका लग गया। तो किस नियम पर आधारित हो गया ये दोस्तों? प्रथम नियम पर आधारित हो गया। तो ऐसे ही जब घोड़ा वाला कहानी है, घोड़े पे आप अश्व पे बैठे हो, अब अश्व अचानक से चलना प्रारंभ कर दे तो आपको किधर की ओर झटका लगेगा? पीछे की ओर झटका लगेगा, आप गिरने की स्थिति में आ जाओगे। ये किस कारण होगा? गति के प्रथम नियम के कारण। ऐसे अगर आप गाड़ी में बैठे हो बाइक पे और आपने क्लच छोड़ दिया, अचानक चलाना सीखते हो, आपने क्लच छोड़ दिया, तो क्लच छोड़ते ही आपका क्या होगा? क्लच छोड़ते ही अचानक से व्यक्ति को किधर की ओर झटका लगेगा? पीछे की ओर झटका लगेगा, उसको गिरने की आशंका होगी। किस नियम के कारण? गति के प्रथम नियम के कारण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? विश्राम जड़त्व, यानी विश्राम जड़त्व मतलब आप स्थिर अवस्था में थे इसलिए आपके जड़त्व का नियम काम कर रहा, तो विश्राम जड़त्व कहलाएगा आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? देखिए, किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? अगर मैं किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा की बात करूं, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? आप सभी को पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ½ mv², द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। ठीक है, ये m तो है द्रव्यमान और v क्या है दोस्तों? वेग है। द्रव्यमान इंटू वेग का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। ठीक है, तो ½ × m × v², ये आपके किसका फॉर्मूला है? गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अब गतिज ऊर्जा ½ × mv² है। अब आपसे क्या बोला है? आपसे बोल रहा है आपने द्रव्यमान को भी डबल किया है और वेग को भी क्या किया दोस्तों? डबल किया है। यानी द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से क्या कर दिया जाए? दुगना कर दिया जाए। तो अगर मैंने द्रव्यमान को भी यहां से दुगना कर दिया तो देखिए, पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी? पहले तो थी 1/2 mv²। अब क्या हो गई? अब अनुपात ले लो। अब क्या कर दिया आपने? अब सर हमने ये कर दिया कि ये तो यही है, द्रव्यमान को भी दुगना कर दिया और वेग को भी दुगना कर दिया। तो वेग को दुगना कर दिया तो 2v का स्क्वायर। ठीक है, यहां से 1/2 से 1/2 गया, m से m गया, और यहाँ पे v² बराबर ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 8v², v² से v² गया। तो पहले तो गतिज ऊर्जा थी ये और अब गतिज ऊर्जा हो गई ये, दोनों का अनुपात कितना हो गया? 1:8। यानी अब वाली जो गतिज ऊर्जा है वो पहले वाली गतिज ऊर्जा की कितनी हो गई? 8 गुना हो गई। पहले वाली गतिज ऊर्जा की कितनी हो गई दोस्तों? 8 गुना हो गई। यहाँ से मैंने वज्र गुणा कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया? पहले गतिज ऊर्जा ½ mv², अब मैंने क्या किया? द्रव्यमान भी दुगना किया और वेग भी दुगना किया। तो इसको दुगना कर दिया, इसको दुगना कर दिया, अनुपात निकाल लिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपने द्रव्यमान दुगना किया है तो ये 2 लिख दो, वेग को 2 गुना किया है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुना, 4 दूनी 8 गुना आंसर हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, द्रव्यमान को दुगना किया है, वेग को 2 गुना किया है, परंतु वेग का स्क्वायर है तो वेग को 2 गुना करोगे तो वेग का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 गुनी कितना हो गया? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 गुनी हो जाएगी आपकी गतिज ऊर्जा। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आज की कक्षा का अंतिम क्वेश्चन। स्वचालित वाहनों में दरोचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका सीधा प्रयोग है? यह आपका आंसर होगा पास्कल के नियम का। अब देखते हैं पास्कल का नियम क्या होता है। दोस्तों, पास्कल नाम का एक वैज्ञानिक था, उस पास्कल ने क्या कहा? पास्कल का नियम होता है। पास्कल ने क्या कहा? देखिए, पास्कल ने क्या कहा, मैं बनाता हूं चित्र, आप देखना बड़े ध्यान से। पास्कल ने क्या कहा था? पास्कल ने कहा था
मान लो इस प्रकार से एक अपरेटस लगा लिया और इसके अंदर एक तरल भरा हुआ है। इसके अंदर एक क्या भरा हुआ है दोस्तों, एक तरल भरा हुआ है ना, इस प्रकार से एक तरल भरा हुआ है, सेम ऊंचाई तक ये तरल भरा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगा रखे हैं हमने, इसके ऊपर लगा रखे हैं पिस्टन। इसके ऊपर क्या लगा रखे हैं मैंने, ये पिस्टन लगा रखे हैं, ठीक है। ये पिस्टन इसके ऊपर लगा रखे हैं। पिस्टन मतलब डाटा, डाटा होता है ना, ताकि ये तरल बाहर नहीं निकले। कोई भी पानी, केरोसिन, कुछ भी भरा है मैंने। पास्कल क्या कहता है, पास्कल है, रास्कल नहीं है, ध्यान रखना। पास्कल कहता है आप जितना दाब यहां लगाओगे, मान लो आपने यहां पे दाब लगाया P1 और यहां पे दाब है P2, तो आप जितना दाब इधर लगाओगे वो पूरा दाब इसके अंदर फैल जाएगा एक समान रूप से। कहने का मतलब यहां पे भी उतना ही दाब लगेगा। पास्कल कहता है P1 किसके बराबर होता है, P2 के। ये पास्कल का नियम है। इसका सीधा सा उदाहरण बताता हूं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपके कमरे में 2 खिड़कियां हैं, है ना, 2 दरवाजे, आप एक दरवाजे को खोलते हो तो उसकी आवाज दूसरे दरवाजे तक भी जाती है, आप सुनना बड़े ध्यान से, और दूसरे दरवाजे में भी उतना ही असर पड़ता है। किस कारण से, पास्कल के नियम के कारण, क्योंकि दाब एक समान रूप से संचरित हो जाता है। जितना दाब आपने इधर लगाया है उतना ही दाब उधर लग जाएगा। ये पास्कल के नियम पर आधारित होता है। आप इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक, जो आप डिस्क ब्रेक, गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, आप ब्रेक तो लगाते हो पैर से नीचे और टायर रुक जाता है, पीछे वाला पूरी गाड़ी रुक जाती है, क्या पीछे टायर में जाके ब्रेक लगाते हो क्या आप, नहीं। आपने दाब किसके ऊपर लगाया, उस ब्रेक के ऊपर, शू के ऊपर लगाया, और वहां से वो पूरा दाब फैल गया गाड़ी के अंदर और वो रुक गई गाड़ी पूरी जाके। किसके नियम पे आधारित होता है, पास्कल के नियम पे आधारित होता है। ये घटना आप सभी ने सुनी होगी कि हमारे कमरों के अंदर, घरों के अंदर एक खिड़की पे अगर आप खिड़की खोलोगे तो उसका असर दरवाजे पे पड़ेगा, दरवाजा खोलोगे खिड़की पे पड़ेगा। ये किस पे आधारित होता है, पास्कल के नियम पे। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर मशीनें उठाने के लिए, बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें उठाने के लिए छोटी सी लिफ्ट काम करती है। छोटे लिफ्ट पे दाब लगाते हो, बड़ी मशीनें उठ जाती है। हाइड्रोलिक जैक, आपने गाड़ी की स्टेपनी चेंज की होगी, इतनी सी जैक पूरी गाड़ी को उठा लेती है। आप किस पे दबाव लगाते हो, गाड़ी पे दबाव लगाते हो, जैक पे। जैक पे दबाव लगाते हैं, वो पूरा दबाव गाड़ी के ऊपर संचरित हो जाता है और गाड़ी ऊपर उड़ जाती है। तो ये किस नियम पे आधारित होता है, पास्कल के नियम पे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्वेश्चन था आपका कि बताइए स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका सीधा प्रयोग है, पास्कल के नियम का। हाइड्रोलिक ब्रेक ही नहीं, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी इसी पे आधारित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट भी इसी पे आधारित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ साथ हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस भी होती है जो इंडस्ट्रीज में काम ली जाती है, वो सब की सब दोस्तों इसी पे आधारित है। किसके आधार पे, पास्कल के नियम पे। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बता दिया है मैंने आपको। तो दोस्तों इसी के साथ आपके आज की कक्षा के 15 क्वेश्चन समाप्त हुए। बेस्ट 15 क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से आपको समझ में आए होंगे। आप इनको अच्छे से करिए, और जो क्वेश्चन है वो अपन आगे की श्रृंखला में पढ़ेंगे। इसी तरीके से श्रृंखला चलती रहेगी, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।